जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 2, 11वां दिन। और रोज़ की तरह आज फिर हम आपके सामने अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ। बहुत कुछ लॉकडाउन का असर ढीला होने को है। आज खुशखबरी है, लेकिन फ़िलहाल यूपी में नहीं है। यूपी में नहीं वाला है, क्योंकि यूपी में कुछ बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, है ना। क्योंकि लापरवाही तो होती है, कहीं ना कहीं से तो लापरवाही हो रही है। लाख बचाने के बाद भी लापरवाही हो ही जा रही है। इसलिए ये अब ये मान के चलना है कि हमको आपको इस बात का आदती बनना पड़ेगा कि हम लोग को हमेशा मास्क पहनना है, हमेशा दस्ताने पहनना है, दूरी बना के रखना है, कम निकलना है, ज़रूरत भर काम भर घर से निकलना है। और उसके बाद भी कभी भी खतरा आपके ऊपर हो सकता है, क्वारंटाइन होने के लिए तैयार रहिए। उसके बाद ज़िंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी ये भी कुछ निश्चित नहीं है। कुल मिलाकर के जीना है उस अदृश्य शक्ति से डर डर के जीना ही है। डर डर के जीना है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से आने वाले लोग आते रहेंगे। कहीं न कहीं से कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो आप संभालें, आपकी बस की बात नहीं कि आप संभाल लें। और जिस तरह से अदृश्य रोग है उसी तरह से अदृश्य इलाज है, क्योंकि इसका इलाज किसी की जानकारी में नहीं है। सब अपना अपना जुगाड़ लगा के सब अंदाज लगा रहे हैं, है ना। तो कहीं कहीं तो लोग बताते हैं कि एलोपैथिक जो कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं कहीं लोग होम्योपैथिक से बताते हैं कि वो ठीक हो जा रहे हैं, तो कहीं आयुर्वेदिक से कहीं कहीं लहसुन काम कर रहा है, तो कहीं कहीं धनिया काम कर रहा है, तो कहीं हल्दी काम कर रहा है, कहीं अदरक काम कर रहा है। कुल मिला करके कुछ नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अगर ज़िंदा हैं तो बोलते रहिए, अगर ज़िंदा हैं तो लोगों को समझाते रहिए। शायद शायद कुछ समझदार लोग बच जाएंगे, कुछ समझदार लोग विदा हो जाएंगे। कुछ जो ऊपर वाले की देन है वो करेगा, क्या बोल सकते हैं। लॉकडाउन है, जिस तरह से चारों तरफ लॉक है, जिस तरह से जानवर कहीं भूखे हैं। कल टीवी पे एक न्यूज़ देखने को मिली, दिल्ली की विभा जी हैं, वो अपनी गाड़ी से पूरा खाना वाना लेकर के आती हैं और बड़े प्यार से जानवरों को और डॉगीज़ को खिलाती हैं। वो पूरी सब्जी और उनके लिए उनके हिसाब से खाना, मतलब जानवरों के लिए खाना लाती हैं, ये बड़ी बात नहीं है। जानवरों के लिए खाना तो अपने लोग भी जैसे पूरी सब्जी लेके तो आदमियों को बांटते, तो इसी जानवरों को बांट देते हैं। लेकिन क्या है, वो जानवरों को जानवरों की पसंद का खाना जो जानवर खाते हैं उनके लिए उस तरह का खाना बना के लाए हैं। और सबके लिए अलग अलग सिस्टम का, वो चिकन है तो कुछ ये है, कुछ शाकाहारी मांसाहारी सब। खैर, मैं ग्रैंड सैल्यूट करूँगा उनको, इज़्ज़त की पात्र हैं, सम्मान की पात्र हैं वो जिगर को मैं सलाम करूँगा, जिनकी वजह से आज बहुत से जानवर नरभक्षी नहीं हो रहे हैं। वरना ये जानवर अगर छूट जाएंगे तो ये नरभक्षी हो जाएंगे। ये सच्ची बताएं, ये हमको आपको सड़क पे नोच नोच के खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जानवर है, इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है। पटना के अंदर क्या दुश्मनी थी मुझे नहीं पता, और फिर कैसे बोलूं, बात वही आ जाएगी कि हिंदू और मुसलमान करते हैं। लेकिन सच कि किसी सन्नी गुप्ता को मिस्टर चांद ने गोली मार दी, क्या बात है। सन्नी गुप्ता की पत्नी विधवा हो गई, वो अपने दो बच्चों के साथ करा रही हैं, उनका दुनिया उजड़ गया। चांद साहब को सुकून मिल गया होगा, और ऐसे लोगों को तो मार देने के बाद क्या बोलते, शहीदी मिल जाती। खैर, ये शिक्षा ही, उनकी शिक्षा ही इतनी खूबसूरत है कि क्या बोलें उसका। मौलाना साहब, अच्छा सब लोग बोलते हैं ऐसा कि ये बार बार किसी के ऊपर, तबलीगी समाज के ऊपर या किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं अपने मुसलमान साथियों से बोलता हूँ, कोई आदमी अगर गलत नहीं, उसके खिलाफ आप सोचो, 16 खातों से 16 मोबाइल नंबर मिले हैं उनके, और वो सर्विलांस पे हैं, वो फरार हैं। और कल मैंने आक्रोश भी व्यक्त किया था परसों, कि कैसे हमारे यहाँ की कैसे ताकत है जो गिरफ्तार नहीं कर सकती, जबकि इंडिया में ही वो बाहर नहीं है। आज उसका उत्तर जवाब मिल गया कि पुलिस जब चाहेगी तब उनको अरेस्ट कर लेगी, जब चाहेगी तब। लेकिन क्राइम ब्रांच इतनी तैयारी करके उनको लेना चाहता है कि अगर उनके खिलाफ सबूत मिलता है तो
अगर सबूत मिलेगा तो गिरफ्तार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा अपराध तो उन्होंने किया ही किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अपराधी अगर वो नहीं है तो फिर कोई जल्दी नहीं है। एक बात और समझ में आती है कि अभी सारे के सारे सन्यासी हमारे आक्रोशित हैं। ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे, बुरा क्या है? बुरा क्या है? बड़ा जो रिपब्लिक भारत का बड़ा दुष्प्रचार हुआ और ये बड़े लोग बोलते वो हिंदू मुस्लिम करते हो ऐसा एक बात बताइए, किस आदमी ने ये कहा कि वहाँ पे जो साधुओं की हत्या हुई वो किसी विशेष वर्ग ने कही? ये किसने कहा? वो तो किसी ने नहीं कहा। ये तो वहाँ की सरकार बोलने लगी, पहले ही बोलने लगी, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि उसके अंदर किसी का सांप्रदाय, अरे सांप्रदायिक मामला होगा तो जांच होगी, मतलब उसका जांच कब होगा? अगर ये होगा कि वहाँ पे किसी हिंदू मुसलमान ने मारा उसको तो जांच होगी। मैं कहता हूँ कि वो जो भीड़ है, वो हत्यारी भीड़, उसको गिरफ्तार करो। ये आखिरी हिंदुस्तान की आखिरी मॉब लिंचिंग होनी चाहिए। हो गई ना? हो गई, लेकिन सबको सबक सिखाना पड़ेगा सबको। और जब कहा जा रहा है कि उसकी सीबीआई जांच करो, एक बात बताइए, वहाँ की पुलिस जब उनको पकड़ करके और नहीं बचा पाई और हैंडओवर कर दे रही है, आपने पुलिस, या तो पुलिस को आप दोषी न मानते, आप सस्पेंड न करते, हमारे चलाने से क्या होता है, लेकिन आपने सस्पेंड किया उनको, तो इसका मतलब आपकी नज़र में दोषी है। और जब पुलिस को दोषी है तो पुलिस को ही जांच के लिए कैसे मानी जा सकती है? तो हम उसके सीबीआई जांच की बगैर मांग कर रहे हैं। इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई है, उसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य है कहीं ना कहीं। अगर एक वर्ग इस बात को मान रहा है कि उसके अंदर कुछ है ऐसा, तमाम खुल करके सबूत उसके आ रहा है, तो फिर सीबीआई जांच में क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? उद्धव सरकार को क्या दिक्कत है सीबीआई जांच देने के लिए? हाँ, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनके लोग फंस सकते हैं। और यही हम लोगों को कहने का मौका मिलता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं खोट है इस बात का, वरना सीबीआई जांच के लिए आदेश दे देने में बुराई क्या है? 2,224 मजदूर यूपी से हरियाणा भेजे गए। बहुत बहुत धन्यवाद यूपी सरकार को। उन, उन मज़दूर साथियों के बारे में उन्होंने सोचा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद हैं। उन लोगों को भी जो अपने घर पहुंच रहे हैं, हालांकि अभी उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा उनकी जगह ले जा करके। फ़िलहाल वो सकुशल अपने घर पहुँचे हैं, अभी बीवी बच्चों के बीच में, अपने परिवार के बीच में पहुँचे वो, उसके लिए मैं ईश्वर से दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा। यूपी में कोरोना के 174 केस नए आ गए, इसलिए हम लोग फ्रीडम नहीं मिलेगा, हम लोग को वहीं रहना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, यूपी के अंदर अब जो कंडीशन आ रही है, इससे बहुत ही सहज रूप से हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, वरना हम लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी के साथ ही मैं स्मृति ठक्कर को अभिनंदन करूंगा, जो पहली प्लाज्मा डोनर है हिंदुस्तान की। ये पहली प्लाज्मा डोनर, ये प्लाज्मा डोनर मतलब जो कोरोना से, जिसके ऊपर कोरोना का अटैक था, जिसको कोरोना हुआ था, वो जाकर के इलाज कराया और जब ठीक हो गया तो फिर उसके वापस लौटने के बाद, उसके स्वस्थ होने के बाद उसके ब्लड में से प्लाज्मा निकाल करके, और जो लोग बीमार हैं उनके अंदर टिक किया जाता है, उनको प्लाज्मा से उनके अंदर डाला जाता है, जिससे वो उनके अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता होती है और वो ठीक होने के आसार होते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इसकी शुरुआत की है स्मृति ठक्कर ने, जिन्होंने प्लाज्मा अपना डोनेट किया। वो ब्लड डोनेट की तरह से ही होता है, लेकिन एक बीमार आदमी हॉस्पिटल से निकलता है और उसके बाद फिर उसको इस तरह के डोनेट करने के लिए कहा जाए, तो ये जज्बे की बात है, ये हिम्मत की बात है। और जैसे हम लोग के अंदर एक आम बात थी कि ब्लड डोनेट करने के लिए खूब जी भर के ब्लड डोनेट किया करते थे, हर 6 महीने पे ब्लड डोनेट किया करते थे। तो ये उस तरह से ऐसा अगर लोगों के अंदर ये बात आ जाए कि नहीं, हम किसी को ठीक कर सकते हैं, तो बीमार होकर के अपनी ज़िंदगी बचा करके जो लौटा है वो कुछ और ज़िंदगियाँ बचा सकता है। एक आदमी 4 आदमियों की ज़िंदगी बचा सकता है, ऐसा कुछ सुनने में है। खैर, स्मृति ठक्कर जी, आपको अभिनंदन है। फिर वही कहूँगा, लॉकडाउन को सफलतापूर्वक अभी चलिए, निभाते रहिए। ये परिस्थिति से लड़ाई लड़नी है। ऐसे बहुत कुछ ऐसा है। मैंने बार बार कहता हूँ, अपने वीडियो में कहता हूँ कि जब ये कोरोना काल बीतेगा तो हम लोगों के जो जीने की अदा होगी, जो जीने का तरीका होगा, जो जीने का रवैया होगा, वो कुछ अलग होगा, वो दूसरा तरीका होगा। ये जितने भी, ये आज की तारीख में हिंदुस्तान के ऊपर ये जो भी
गंदगी है, इसको साफ करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक मैं आपसे बोलता हूँ, जहाँ तक हिंदू और मुस्लिम की बात है, देश के अंदर इस तरह की नफरत की इकाई नहीं होनी चाहिए, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन सही को सही और गलत को गलत न कहे, ये भी अच्छी बात नहीं। जितने लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं, आज मैं आपसे बोलता हूँ कि 1947 के बाद से, या मैं बोलूँ अगर तो श्रीमती इंदिरा गांधी के राज के बाद से आज तक जो भी सरकारें आई, सब अच्छा बुरा जिसने भी किया, उसको सबने कहा क्या कोई एक सरकार ऐसी है जो इस लेवल पे ले जा कर के हिंदुस्तान को पहुंचा दिया हो, जहाँ पे कि पूरा विश्व हिंदुस्तान को सलाम करता हो, अभिनंदन करता हो। अगर वहाँ अपने ही देश के अंदर कुछ बैठे हुए छिछोरे लोग इस तरह की बात अगर करेंगे, उस प्रधानमंत्री के लिए खिलाफत करेंगे, वो चाहे जो भी हो, देश का तबका वो कोई अगर हो, तो आप बताइए क्या करना चाहिए उसके साथ। क्या हमको अपने प्रधानमंत्री को छोड़ देना चाहिए अकेले कि नहीं, उनको वो ताना तराना सुने झूठा, वो भी सबके लिए? क्या कोई उनकी तरफ से कोई इस तरह से हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई ऐसी बातें नहीं हुई हैं? लेकिन फिर भी एक विशेष वर्ग, और विशेष वर्ग क्या, बहुत सीधी सी बात है, अशिक्षित वर्ग या एक अलग श्रेणी का पढ़ा हुआ वो क्या बोलते हैं उनको, वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो जो कन्हैया कुमार जैसा पढ़ा लिखा जो है ना, वो नेगेटिव टीवी न्यूज़ वालों का जो, जिनको कि ढूंढ ढूंढ करके प्रधानमंत्री के अंदर बुराई ही ढूंढनी होती है उन लोगों के। तो मैं ये बात करता हूँ, उनसे विरोध नहीं चलेगा। अगर कोई प्रधानमंत्री का विरोध करेगा तो नहीं उसका जवाब देना पड़ेगा। विरोध प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता, विरोध प्रधानमंत्री का नहीं किया जा सकता। रास्ते में जो भी आएगा उससे लड़ना हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगी। आप अपने लोकल प्रशासन को दोष दीजिए, क्योंकि पीएम की तरफ से कोई गलती नहीं होती, सीएम की तरफ से कोई गलती नहीं हो रही। और जिस दिन गलती होगी उस दिन मैं वचन देता हूँ कि खुल करके सामने आएंगे। लेकिन अभी जितनी भी गलतियाँ होती हैं, उस गलतियों का जिम्मेदार हमारा पीएम नहीं होता है। हमारे पीएम को आप कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार लोकल लोग होते होंगे। लोकल लोगों को पहले कीजिए, फिर बाद में पीएम तक उंगली उठाइए। अर्नब गोस्वामी के साथ जो कुछ भी हम लोगों ने पक्ष लिया, आपने बोला कि नहीं, क्यों? एक बहुत सीधी, आप भी जानते हो अच्छी तरह से, हम भी जानते हैं अच्छी तरह से, कि जब हमको दूर से देख करके कोई बात पता चलेगी तो हर हिंदू हिंदू का साथ देगा, मुस्लिम मुस्लिम का साथ देते हैं। क्या बुराई था? अगर हम अर्नों का साथ न देते तो किसका साथ देते? जो लोग वहाँ पे संत को मारे थे उनका साथ हम देते खोल करके? आप बताइए किसका साथ देते? और क्यों दें? क्यों दें? क्यों दें? हम सोनिया गांधी का साथ दें, राहुल गांधी का साथ दें? क्यों दें? कौन सी लालिमा लगी है उनके अंदर? कौन सा अच्छा काम किया उन्होंने? यूथ कांग्रेस का साथ दें, जो किसी के ऊपर जानलेवा हमला होता है और वो यूथ कांग्रेस जिंदाबाद बोलती है। अभी वो फुल्ली पॉलिटिकल पर्सन है, वो आम आदमी के अंदर उखाड़ करके आए, उखड़ा नहीं कुछ तो आकर के फिर अभी कांग्रेस का जी हजूरी करने लगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो टिकट की लालच में चले गए थे। अभी वो चली गई थी, एक फिल्म आर्टिस्ट थी ना, कितना उनको मोदी जी के अंदर भी बड़ी बुराई दिखाई दे रही थी। कितना वोट मिला? अब वो भाजपा भी अच्छी हो गई, अब वो मोदी भी अच्छे हो गए, अब सब कुछ अच्छा हो गया, अब वो कांग्रेस खराब हो गई। तो ऐसे मत करिए। आप किसी पार्टी के अंदर जाते हैं, खराब को खराब कहिए, अच्छे के अंदर अच्छाई अगर दिखाई देती है तो कहिए, नहीं तो बुरा बिना मतलब का बुरा मत कहिए। क्योंकि विरोध, हाँ एक बात ज़रूर है कि अगर विरोध करने पे आपकी राजनीति चलती है, आपकी दुकान चलती है, तो अपनी दुकान चलाइए। क्योंकि वैसे भी जो दुकान जब खंखड़ हो जाती है, नहीं चलती, तो उसको कोई ना कोई रास्ता तो दिखना पड़ता है। कांग्रेस की दुकान ख़त्म हो चुकी है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ सिवाय लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के इसके पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए तो जाहिर सी बात है कि हर कांग्रेस और कांग्रेसी को अपना सर पटकना पड़ेगा। खैर, मैं यही कहूँगा, सावधान रहिए, अभी से निडर मत हो जाइए। अभी मत ऐसा सोचिए कि नहीं, हम अभी 2500 लोग करीब इन्फेक्टेड हैं, 563 लोग ठीक हुए हैं, 5063 लोग करीब ठीक हुए हैं, लेकिन 775 लोग एक्सपायर कर चुके हैं और 174 लोग यूपी के अंदर नया केस आ चुका है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा एकदम लॉकडाउन को पूरा पालन कीजिए, मत करिए मजाक, ध्यान रखिए।
अगल बगल अब तो थोड़ा बहुत छूट ढीला मिलने वाला है। आपके पास की दुकान खुलेगी, आपके पास पड़ोस की दुकान खुलने लगी। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि ये छोटी छोटी दुकानें जो आपके घर बगल की चलती हैं, इनके यहाँ आपकी अपनी क्रेडिट होती है। इन दुकानों को ज़िंदा रखिए। ये हिंदुस्तान की ताकत है, इसको ज़िंदा रखिए। और वो जब जब हम जितना भी बड़े माल से और उससे जब हम करने चलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बताएं, हम अपने ही लोगों को तोड़ देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए मौके पे काम यही आएगा। मैं ये कहूँगा कि ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए। लोकल डिस्टेंसिंग, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखिए और हाथ धुलिए। सरकार के WHO के जो भी आदेश हैं उसका पालन कीजिए और भगवान से मनाइए, दुआ करिए कि हम लोग इस बवाल से बाहर निकलें। फिर मिलेंगे कल अपने इसी टाइम पे, फिर आपको इस बात के लिए आगाह करने के लिए कि कोरोना से डर है, कोरोना हमारी मौत का कारण है, कोरोना को हराना है। हम आप मिल कर के हराएंगे उसको। कोरोना तुझे हारना होगा, कोरोना तुझे इंडिया से जाना होगा। अब तेरा अंत समय आ गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मिलूँगा अपने इसी समय निजी कार्यक्रम हर कदम मोदी के साथ, हर कदम PM के साथ।